याददाश्त जो है ना वो बहुत शॉर्ट है, और हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, और उसमें ये फिर ये कि हम लोग लेसन लर्न नहीं करते। मैं सलीम भाई के पास जाऊंगा। सलीम भाई, हम ऑलमोस्ट अभी फिनिशिंग के उस टाइम पे हैं कि स्टॉर्म वाटर में आपकी बड़ी रिसर्च है। हमने देखा है कि हमारा छोटे शहर भी, अभी हम देखें कि हमारे 50,000 की आबादी वाले शहर भी डूब गए, और हमारा 2 करोड़ की आबादी का शहर कराची हिस्टोरिकली तो तकरीबन एक 2 बूंदों से ही डूब जाता है। तो स्टॉर्म वाटर जो मैनेजमेंट है, अब आई डोंट नो ये सवाल कितना कॉन्टेक्स्ट में अच्छा है कि कैसा है। That's an entirely different topic from this current flooding. और दूसरा एक और ये भी कि हमारा तो सीवेज सिस्टम ही नहीं है, तो उसमें हम स्टॉर्म वाटर की क्या बात करें। तो इस लिहाज से मैं रिलक्टेंट हूँ कि सवाल पूछने में कि हमारे शहरों में, छोटे या बड़े शहरों में। मेरा ख्याल है एक डिफरेंट सेशन रखा जाए, क्योंकि इसमें सही बात है, इसमें एक डिफरेंट सेक्शन हो सकता है और पूरा सेक्शन हो सकता है। बेसिकली फ्लडिंग की हम लोग कहते हैं कि फ्लड हैजर्ड जो है ना दुनिया में 3 किस्म के होते हैं। फर्स्ट होता है कि रिवराइन फ्लडिंग, जो हम लोग पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमने नेल्सन में भी ऑब्जर्व किया। सेकंड होता है लोकलाइज्ड या फ्लैश फ्लडिंग या अर्बनाइज्ड फ्लडिंग, वो होती है सिटीज के अंदर, वो जिस तरह हम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या दूसरे जो छोटे से शहरों के अंदर भी ऑब्जर्व करते हैं और बड़े से बड़े शहरों के अंदर भी ऑब्जर्व करते हैं। और थर्ड होती है कोस्टल लाइन फ्लडिंग, उसमें फिर जो है ना वो फिर ये पहले वाली दोनों मिलके और जो सी लेवल होते हैं वो जब रिवर्स बैक करते हैं क्लाइमेट, अब हम कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है ना वो सी लेवल, न्यूजीलैंड की बात करें तो वो 2100 तक जो है ना वो 1.02 मीटर जो है ना वो इंक्रीज होगा। अब उसको मद्देनजर रखते हुए अब ये एक बाउंड्री कंडीशन है, जब वो 1 मीटर से ऊपर इंक्रीज होगा बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, तो जो पीछे से जो दोनों फ्लड की किस्में हैं वो जो पानी आएगा उसके साथ, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो इम्पैक्ट करेगा। तो अब आप जो है ना वो कह लो कि फर्स्ट hazard, then second hazard, and then third hazard, so now they are combined and it's like threefold। तो वो रिवर्स बैक करेगा और उससे जो है ना वो आपका हेल्थ जो डैमेज है वो मतलब 3 फोल्ड क्या उससे भी 3 गुना जो है ना वो 3 से 3 गुना बढ़ जाएगा, मतलब टोटल 9 टाइम्स जो है ना वो हो जाएगा। तो ये एक जो है ना बेसिकली ये है कि स्टॉर्म वाटर जो है ना वो अब उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो अब पहले यहाँ पे जब जो पुरानी डेवलपमेंट हुई है 1950s के अंदर या 1970s के अंदर, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अब हम पाकिस्तान में है, कि मतलब सीवरेज सिस्टम कंबाइन करता है स्टॉर्म वाटर प्लस वेस्ट वाटर को, और आपकी वाटर सप्लाई की लाइन जो है ना वो उसके साथ जा रही है। लेकिन अभी ये मद्देनजर रखते हुए कि अभी जो फ्यूचर में जो हमारे सिनेरियोज आएंगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेस करते हुए, और अर्बनाइज जो है ना वो इटसेल्फ जो है ना वो हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि जो एरियाज जो हैं वो परवियस एरियाज हैं उनको जब हम डेवलप करते हैं तो वो इम्परवियस हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो है ना वो जब स्टॉर्म आता है कोई भी 2 इयर्स का है या 10 इयर्स का है या 20 इयर्स का है, तो उससे जो है ना वो रन ऑफ जो है ना वो मल्टीप्लाई इंक्रीज हो जाता है। वो जब नीचे जाता है तो फिर उसके लिहाज से जो है ना वो पुराने जो है ना वो स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर या सीवियर सिस्टम जो है ना वो इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि उनको कॉप कर सके। इसीलिए जो है ना वो ये हो रहा है कि इन तीनों को लहदा कर रहे हैं, स्टॉर्म वाटर का नेटवर्क लहदा कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो है ना वो हम लोग अगेन वो क्लाइमेट चेंज वाले सिनेरियो जो है ना वो सेंसिटिविटी बेस के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, डिपेंड्स ऑन हाउ इम्पोर्टेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज, लाइक हॉस्पिटल्स हैं या अभी हम लोग सिटी रेल लिंक बन रही है ऑकलैंड के अंदर, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिटी के अंदर है, वो फ्लड होगा तो वो कितने ईयर तक, वो हम लोग कह रहे हैं कि 2500 ईयर तक जो है ना वो उसका रन ऑफ पीरियड है कि वहां तक जाएगा, तो फिर उसके अंदर जो है ना वो फ्लडिंग होनी चाहिए। उससे नीचे वाले जो सारे इवेंट हैं 5000 10,000 वो सारे जो है ना वो उसको कॉप करने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है ना बेस करते हुए अब ऑकलैंड काउंसिल या न्यूजीलैंड के अंदर ये हो रहा है कि वो तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो लहदा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में वो वही जो है ना वो 1950s वाला निज़ाम चल रहा है, और जब बारिश आती है तो वो फिर स्टॉर्म वाटर का कोई पता नहीं होता और वेस्ट वाटर का कोई पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे बह रही है, तो वो सारी कंबाइन हो गए तो हमें जो है ना वो एक ऐसी चीज़ मिल रही होती है कि बस आप खुशबू भी ले सकते हैं, और बारिश की जो पहली बूंदें होती हैं उससे जो है ना वो उसकी खुशबू भी ले सकते हैं। तो हम लोग उसमें बहुत बहुत पीछे हैं, और सीखने वाली अगेन उसमें भी मिटिगेशन में ऑप्शंस हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं कि जिस तरह अब ये यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप नया घर बनाते हैं तो आप उसका रन ऑफ कैलकुलेट करते हैं कि वो जब उसके ऊपर घर नहीं बना हुआ तो उससे कितना रन ऑफ जनरेट हो रहा है,
और उसके बाद जब आपने घर बनाना है तो उससे कितना एक्स्ट्रा रन ऑफ जनरेट हो रहा है, फिर वो जो आपने प्री डेवलपमेंट सिनेरियो है उसको पोस्ट डेवलपमेंट सिनेरियो के साथ असेस करना है, और उससे जितना दोनों का डिफरेंस हो रहा है उसको आपने अपने घर के अंदर जो है ना बेसिकली स्टोर करना है। उसके लिए आप फिर बायो रिटेंशन सिस्टम बनाएं, या आप अपना लॉन बनाएं और उसके नीचे जो है ना वो स्टॉर्म वाटर टैंक बनाएं, या अपने छत के ऊपर जो है ना वो स्टॉर्म वाटर टैंक रखें, और उसको फिर आपने विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स जो है ना वो रिलीज करना है। 24 आवर्स से अगेन 72 आवर्स तक चला जाता है, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा एरिया है। तो ये सारी जो है ना टेक्निक्स जो है ना वो यूज होती हैं कि जब आप न्यू डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन जो फ्यूचर पुरानी हो चुकी हैं उसके लिए ये भी अभी हो रहा है कि वो डिफरेंट जो है ना वो तकनीक इस्तेमाल करके कि डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो स्टॉर्म वाटर, वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर का अलग-अलग कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में अगेन करने की ज़रूरत है, और अभी तक तो कोई इनिशिएटिव भी नहीं हुआ, और बल्कि हमारे कैपिटल में भी नहीं हुआ। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो नई हाउसिंग सोसाइटीज़ फ्यूचर में अप्रूव हों, एटलीस्ट वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि उनके अंदर जो है ना वो ये कंपल्सरी कर दिया जाए कि वो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं करेंगी, तीनों नेटवर्क अलग-अलग नहीं करेंगी, और उसके जो है ना वो असेसमेंट नहीं करेंगी कि जो प्री डेवलपमेंट सिनेरियो है वो पोस्ट डेवलपमेंट सिनेरियो से मैच करे, तब तक हमें वो हाउसिंग सोसाइटी जो है ना वो अप्रूव नहीं करनी चाहिए। सो ये एक इनिशिएटिव होगा फ्यूचर के लिए। उसके बाद फिर जब हम ये शुरू करेंगे तो फिर हम जो है ना बैकवर्ड देखें, और फिर हम जो है ना उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। बेहतरीन सलीम भाई ने बात की कि जो हमारे जो फ्यूचर जो हम बनाएं तो हम ऐसे ग्राउंड्स पे बनाएं, ऐसे स्ट्रक्चरली हम चीज़ों पे बनाएं ताकि जो हमें वापस उसको रीराइट ना करना पड़े। तो फ्यूचर की हम बात करें, मुजद्दिद के पास मैं जाऊंगा। हम अभी रिकवरी में जाएंगे सूनर और लेटर। अभी हमारा रिस्पॉन्स फेज चल रहा है, फिर रिहेबिलिटेशन। तो रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन के फेज में हम जाएंगे इस रिसेंट फ्लड में। आप वो क्या चंद 2-4 बातें आप बता सकते हैं कि रिकवरी हमारी कैसी हो फ्यूचर की? रिकवरी अगेन अगर तो देखें जिस एरिया में फ्लड आया है और लोगों का सारे घर वहां डूब गए हैं, ये स्पेसिफिकली वो एरियाज जो कि अर्बन एरिया से और वो डूब गए। इट मींस कि वो अब फ्लड पाथ का हिस्सा है, रिवर के पाथ का हिस्सा है। तो उसको देखना होगा कि वो किस वजह से डूबे हैं, अप स्ट्रीम में क्या कोई बंद वहां से टूटा है। उसको हमें रीइंफोर्स करना होगा, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करके फिर लोगों को वहां पे दोबारा से बसाना होगा। दूसरा वो एरियाज जो कि हर साइकिल में फ्लड एरियाज हैं और लोगों को नहीं पता कि वो फ्लड जोन के अंदर रहते हैं, प्राइमरी इवैक्यूएशन जोन के अंदर रहते हैं और साइक्लिकली हर 10 या 15 साल के बाद डूब जाते हैं। उन लोगों को एजुकेट करना होगा कि ये टेम्पररी जगह है, आप परमानेंट सेटलमेंट यहाँ नहीं कर सकते। उनकी उस जगह पे दोबारा सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए हमें, जो कि एक काफी मुश्किल काम है क्योंकि पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। और अगर आप वो देखें वो फ्लड जोन्स और प्राइमरी इवैक्यूएशन जोन और सेकेंडरी इवैक्यूएशन जोन्स बहुत बड़ा एरिया है और वहां पे मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं। तो उनको उन्हीं एरियाज में आप सेटल नहीं करें, उनको प्रॉपर एरियाज में रिसर्च के मुताबिक, जैसा कि ये अभी सलीम भाई ने बताया है कि वो सारा एनालिसिस करते हैं और उसे पता चलाते हैं कि कौन सा एरिया है जो कि मतलब जहां पे फ्लडिंग का इम्पैक्ट होगा, तो उस एरिया से बाहर उनको दोबारा से आबाद किया जाए। अगर तो हम उनको दोबारा फ्लड जोन में ही आबाद कर देंगे तो वो फिर 10 साल 15 साल के बाद डूब जाएंगे। डेफिनेटली अगर उनकी वल्नरेबिलिटी को हम डिक्रीज नहीं करेंगे, उनका जो एक्सपोजर है वो ऑलरेडी हैजर्ड के साथ है, तो अगेन वो इम्पैक्ट उनका होगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली लैंड हैजर्ड मैपिंग की हम बात करेंगे। इसलिए भाई रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन में हम जाएंगे सूनर और लेटर। तो आपकी क्या 2-4 तजावीज़ हैं जिसको मद्देनजर रखें ताकि फ्यूचर में दोबारा यही हालात ना हो? हाँ, इसमें पहली बात तो ये है कि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो एक रियलिटी बन चुकी है और हम लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। और हम लोग उसमें ये फिर एक नॉर्मल जो है ना वो कंडीशन पाई जाती है कि हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन नहीं है कार्बन एमिशंस के अंदर, लेकिन हमें जो है ना वो कहा जा रहा है कि हम लोग बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो उससे जो है ना हमें कोई पैसे दिए जाएं या जो कुछ किया जाए। तो उसमें ये है कि फर्स्ट थिंग ये है कि आप कार्बन एमिटर नहीं है, लेकिन आपने अडाप्टेशन के हवाले से अपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। और ये जो अभी जिस तरह आपने बात की कि रिकवरी जोन में जाएंगे या रिकवरी प्लान हम शुरू करेंगे, तो हमें ये मद्देनजर रखना होगा कि अभी करंट
क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है ना वो ये है कि ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ है, और अगले 10 साल के अंदर, अगले 20 साल के अंदर और अगले 50 साल के अंदर जो है ना ये मैक्सिमम 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाना है। तो उस चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि हमें अपर लेवल के ऊपर क्या करना है, मतलब ऊपर हमने जहाँ पे डैम टूटे हैं या जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं डैम बनाने की, तो हमें वो डैम बनाने चाहिए, चाहे वो अर्धन हो, चाहे वो जो कंक्रीट के बने हुए हों, जो भी हों, उनको हमें पहले ऑप्शन वो रखें वहाँ पे। और सेकंड ऑप्शन जो ये है कि वो आए फ्लड प्लेन मैनेजमेंट की तरफ, ताकि वो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको किस तरह से आबाद किया जाए वहाँ पे। फ्लड प्लेन में मैनेजमेंट में अगर आप उसका राइट ऑफ द वे ले रहे हैं, जिस तरह हम पहले बात की कि वो अगर वहाँ पे आके दोबारा से जहाँ पे पहले रह रहे थे वहीं पे आबादी करते हैं, तो उसके साथ कौन सा एरिया हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है जहाँ पे हम लोग टेम्परेरी जो है ना वो वाटर को स्टोर कर सकेंगे। क्योंकि उसके अगर वो हम नहीं करते, वो ऑप्शन अडॉप्ट नहीं करते, तो अगेन जो है ना वो हम अगेन जिस तरह जतिन ने कहा कि प्राइमरी या वैक्यूएशन जोन के अंदर रह रहे हैं या प्राइमरी हैजर्ड के इस प्लान के अंदर रह रहे हैं, तो वो वही है। तो वो फिर हमने मतलब ये है कि हमारा वो एक नेशनल जो है ना वो कह लो कि चीज़ है, हमारी याददाश्त जो है ना वो बहुत शॉर्ट है और हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, और उसमें ये फिर ये है कि हम लोग लेसन लर्न नहीं करते। 2010 में हुआ था, उससे 2005 का ज़लज़ला आया, उसके बाद फिर जो है ना वो 2014 में भी छोटे सैलाब आए, तो उससे भी हमने कुछ नहीं सीखा, और अब ये 22 में इतना आया। तो लेकिन बीइंग ए क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, बीइंग वाटर रिसोर्सेज एक्सपर्ट, मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि जो फ्यूचर में आने हैं वो इससे मल्टीप्लाई होके आने हैं। ये तो अभी आगाज़ है। ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इम्पैक्ट है जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हुआ है, अभी 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज होना है, अभी 3 तक जाना है, और एंड ऑफ द सेंचुरी जो है ना वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रिडिक्शंस हैं ग्लोबली। और बीइंग इन साउथ एशिया, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड। कहीं से कोई इमदाद नहीं आनी कि हम लोग जो है ना वो कुछ कर सकें, और मैसिव किस्म की कह लो कि वो कोई इमदाद नहीं आनी कि हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे मीटर्स के अंदर, कार्बन एमिशंस के अंदर, लेकिन ये ना कि हम ये कहें कि वो हमें मिटिगेशन के लिए पैसे मिले, कुछ मिलेंगे किसी दौर में जाके मिलेंगे, कोई उसका नहीं है, लेकिन हमें अपने तहत जो है ना, अपनी मदद आपके तहत जो है ना ये चीज़ें करनी होगी, और ताकि हम लोग जो है ना वो ऐसी डेवलपमेंट कर सकें इसी फेज़ के अंदर, ताकि वो जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो, एटलीस्ट वो नेक्स्ट 20 ईयर्स 50 ईयर्स तक जो है ना वो जो फ्लड आने हैं दोबारा से वो उनको जो है ना वो कोप कर सके। So in conclusion, we need dams and we need mega dams and lots of dams. So thank you so much. इसमें जाते वक्त एक बात करूंगा कि न्यूजीलैंड गॉट 3300 डैम्स इन टोटल. That is a massive number for a small country being compared to Pakistan. Of 5 million people. 5 million. 5 million. Exactly. So we have to take something in terms of being water sensitive region, being water short region, because we are affected in both ways. लाइक 4 महीने पहले जब गंदम का सीजन था तो पंजाब के बहुत सारे इलाकों के अंदर जो है ना वो बारिश नहीं हुई, ड्राउट था, और उस वजह से पंजाब के बहुत सारे इलाकों के अंदर गंदम का दाना जो है ना वो बहुत छोटा रह गया। लेकिन अब 4 महीने बाद 3 महीने बाद ये है सूरत हाल है कि हमारे पास इतना पानी है कि हम लोग खुद उसके अंदर जो है ना वो बह रहे हैं। तो कंसिक्वेंसेस क्या है कि हमें जो है ना वो ओवरऑल चीज़ों को देखना पड़ेगा। ओवरऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया ने कितने डैम्स बनाए हुए हैं, और किसी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम लोग ये कार्बन एमिशंस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम लोग डैम ब्रेक कर रहे हैं या नए डैम नहीं बना रहे। वो कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन वो पोर्शन बहुत छोटा है, लेकिन उसके बेनिफिट्स ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म इन द लॉन्ग टर्म। और जो है ना वो फिर आप वापस आ सकते हैं फ्लड प्लान मैनेजमेंट की तरफ, आप वापस आ सकते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की तरफ। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन destroy your dams, and then when you will be more resistant, more resilient and more prepared. So that should be the plan. अभी मैं भी आप ही कोलीग हूँ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे मेरी भी जो थोड़ी तो रिसर्च है, मेरा जो एक्चुअल जो रिसर्च है 2010 और 11 के सैलाब पे भी थी। तो 2 इसमें चीज़ें मैं आपकी कंटिन्यू करूंगा दोनों की। जो कार्बन इमिशन की हम जब बात करते हैं कि पाकिस्तान कार्बन इमिशन में, पाकिस्तान का फ्रैक्शंस में पाकिस्तानी कंट्रीब्यूशन है, अगर आप पाकिस्तान लेवल पे जाएं तो जो ये लोग इम्पैक्ट हो रहे
हैं राजपुर में और कंदकोट में और ये लसबेला में और ये दूसरे नसीराबाद में, बलूचिस्तान में, इन लोगों की तो पाकिस्तान के कार्बन इमिशन में कंट्रीब्यूशन तो शायद नेग्लिजिबल हो, 0 कार्बन इमिशन हो इनकी। ना ये हवाई सफर कर रहे हैं, ना ये कोई इंपोर्टेड कोई शूज पहन रहे हैं, ना इनकी कोई ऑटोमोबाइल इनकी मैक्सिमम जो इनकी जो कार्बन इमिशन है वो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी ही की पॉसिबल है। तो इनकी ओवरऑल कोई कार्बन इमिशन है ही नहीं। पाकिस्तानी कार्बन इमिशन ग्लोबल में बहुत कम है और पाकिस्तान की कार्बन इमिशन है, पाकिस्तान की इलीट की इमिशन है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है उनकी तो है ही नहीं, बिल्कुल 0 है। और सेकंड जब हम बात कर रहे हैं, आप दोनों की जो बात थी कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में जाएं, तो हर एक डॉलर, जब सलीम भाई ने बात की कि हमें फ्यूचर में पैसे नहीं मिलेंगे, इसकी एक वैलिड रीजन है। हर कंट्री अपने मसाइल से इतना ज्यादा उलझा हुआ है कि वो जो डोनर हमारे ट्रेडिशनल थे, हमारे पास बेल्जियम और डेनमार्क और नॉर्वे जैसी हमें अमीर मुल्क देते थे, पर वहां पे भी इतने ज्यादा जो क्लाइमेट से स्ट्रेस और जो शॉक्स आ रहे हैं, तो वो अपने मसाइल में इतने उलझे हैं, हमारे लिए शायद उनके पैसे ना होंगे। तो हर एक डॉलर जो हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, फ्यूचर में वो 4 से 6 डॉलर का हमें बेनिफिट देता है। 4 से 6 डॉलर का जो फ्यूचर में नुकसान होना है उससे बचाता है। आज अगर हम $1,00,000 या $1 किसी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के मेजर्स में हम डालेंगे, तो फ्यूचर में हमें वो 4 से 6 गुना हमारी वो मदद करेगा। तो ये टाइम है जब हम डिजास्टर रिकवरी या रिकंस्ट्रक्शन में जाएं, हम बिल्ट बैक बेटर और सेफर की जानिब जाएं, ताकि हमारा जो फ्यूचर में जो हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, बड़ा अच्छा मुझे पॉइंट किया कि हम इतनी हमारी ज्यादा पॉपुलेशन है, हम उनको सूनर और लेटर किसी न किसी हद तक ही एक्सपोज ही रहेगी। तो इनकी वल्नरेबिलिटी को हमने कम करना है। वल्नरेबिलिटी को हम कम करने के लिए एक हमारे पास इक्वेशन आती है, मैं पिक्चर्स की लगा दूंगा। रिस्क इज इक्वल टू हैजर्ड मल्टीप्लाई एक्सपोजर मल्टीप्लाई वल्नरेबिलिटी। अगर आपने इसको कम करना है तो आपने इसको डिवाइड करना है विद कैपेसिटी। तो हमने सबको इसको कम करना है, तो हमने इसको डिवाइड करना है कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ। फ्लोरिडा में इतने ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, अमेरिका की एक रियासत है, पर उनके पास जो कैपेसिटी है फीमा के पास और अमेरिकन रियासतों के पास वो बहुत ज्यादा है, तो उनका जो ओवरऑल जो रिस्क है वो कम हो जाता है कि उनके पास कैपेसिटी ज्यादा है। तो मैं अपने दोनों पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। डॉक्टर सलीम अख्तर आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुजद्दद अफजल साहब का बहुत शुक्रिया। और बड़ा फ्रूटफुल एक सेशन था और बड़ा ही अच्छा सेशन गुजरा है। तो आज इंशाल्लाह ताला हम दूसरे हमारे जो फ्रेंड हैं यहाँ पे, उनकी बहुत अच्छी टेक्निकल कैपेसिटीज हैं इस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, सोसाइटी में, दूसरे कई मौज़ूआत में, हम उनसे हम इंगेज करके एक हमारे जो नौजवान जो न्यूजीलैंड में मौजूद है, यहाँ दूसरे मुल्कों में मौजूद है, खासतौर पर जो PhD हमारे लोग हैं, इनकी क्या इनपुट, हमारे टेक्निकल इनपुट हो सकती है ड्यूरिंग फ्लड्स में और दूसरे सोसाइटी के उसमें, तो इस चैनल पे और हमारे जो इस तरह के वेबिनार जो पॉडकास्ट हम करेंगे। तो नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, गेस्ट का, और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में हम ऐसे मजीद चैनल लाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया।